नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गणेश जोशी और बहुगुणा रेखा आर्या इस बैठक में मौजूद हैं। पेपर लीक को लेकर हो सकता है इस कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। गणेश जोशी और बहुगुणा रेखा आर्या इस बैठक में मौजूद हैं। पेपर लीक को लेकर आज जो हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला या कड़ा फैसला इस दौरान लिया जाए। तो धामी मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कई ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर के आज मोहर लग सकती है। साथ ही क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने है, इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको बता दें कि गणेश जोशी और बहुगुणा रेखा आर्या इस बैठक में मौजूद है और पेपर लीक को लेकर ले सकते हैं आज कोई कड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज निगाहें इस बात पर भी हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, आखिरकार इसको लेकर आज इस कैबिनेट में क्या कड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। और चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि, राजस्व अधिशेष की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड ने 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष बनाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की यह उपलब्धि और सीएजी रिपोर्ट में उत्तराखंड की वित्तीय सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता रहे कि एक नया रिकॉर्ड, एक नई उपलब्धि अपने नाम की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो सीएजी रिपोर्ट में उत्तराखंड की वित्तीय सफलता, उत्तराखंड ने हासिल की है ऐतिहासिक उपलब्धि। इसी के साथ राजस्व अधिशेष की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष बनाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की यह उपलब्धि और सीएजी रिपोर्ट में उत्तराखंड की वित्तीय सफलता। तो उत्तराखंड ने हासिल की है ऐतिहासिक उपलब्धि, जहां पर राजस्व अधिशेष की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष बनाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की उपलब्धि और सीएजी रिपोर्ट में उत्तराखंड की वित्तीय सफलता। तो उत्तराखंड ने हासिल की है ऐतिहासिक उपलब्धि, राजस्व अधिशेष की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कुल मिलाकर बात करें तो 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष बनाया है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर सीएम धामी ने दी है विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति, जहां पर 72.62 करोड़ यहां पर वित्तीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही बता दें कि उत्तरकाशी में आवास निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। सिंचाई विभाग की योजना के लिए 69.13 करोड़ मंजूर किए गए हैं। दून पुस्तकालय के लिए 1 करोड़ अनुदान की भी मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता रहे कि दून पुस्तकालय के लिए 1 करोड़ अनुदान की मंजूरी यहां पर मिली है। सीएम धामी ने दी विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। 72.72 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति यहां पर मिली है। उत्तरकाशी में आवास निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है पूजा अर्चना। धनवंतरी दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री आवास पर यह पूजा अर्चना की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने आज पूजा अर्चना की है और साथ ही बता दें कि धनवंतरी दिवस के अवसर पर यह पूजा अर्चना की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर पूजा अर्चना की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। साथ ही धनवंतरी दिवस के अवसर पर यह पूजा अर्चना की है और सीएम आवास पर यह पूजा की गई है। तो धनवंतरी दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर यह पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर यह पूजा की है। और अब चलिए आगे बात करते हैं। सीएम धामी की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात यहां पर हुई है। शासकीय आवास पर सीएम धामी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक के सीएम धामी से ये मुलाकात, तस्वीर भी आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जब दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। शिष्टाचार्य भेंट बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे विषय भी रहे जिनको लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसे में शासकीय आवास पर सीएम की ये मुलाकात।
तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने यूके SSC की भी स्नातक परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच और पेपर दोबारा से कराने की मांग की है। बेरोजगार संघ के युवा इस मामले को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, ये धरना लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने जल्दी इस मामले पर फैसला करने का भी भरोसा दिया है। धरना फिलहाल बंद नहीं होगा, क्योंकि हमने इनसे 2-3 चीज़ों की पहले डिमांड की है और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये आज ही जो है हम करवा देंगे। और अगर आज नहीं करवाते हैं तो हमने भी ये कहा है कि प्रदेश का युवा जो है यहीं पर बैठा रहेगा, धरना प्रदर्शन पे बैठा रहेगा। हमारी जो मुख्यतः मांग थी वो 3-4 मांगे हमारी थी। बेसिकली पहली मांग ये थी कि 1 महीने के भीतर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि इसमें जो भी आप लोगों के सामने और भी चीजें हैं, और भी तथ्य हैं, तो उनको दे दीजिए। आज हम अखबारों में पढ़ रहे थे सुबह, ये भी हमने मुख्यमंत्री को बताया कि भाई इसमें एक जो महिला थी जिसने सबूत दिए थे, प्रोफेसर, उस प्रोफेसर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहां पर ये स्पष्ट हो गया है कि उस महिला पर फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये भी हमने जो है ये कहा है कि इसकी स्पष्टता खुद SSP देहरादून और उसका एक लेटर जारी किया जाए कि इस महिला पर पोस्ट को लेकर भी एक तरह से उन्होंने कहा है कि जांच जारी है। और अगर किसी के पास भी कुछ भी तथ्य आते हैं, कुछ भी चीजें, चाहे वो बेरोजगार संघ के पास भी चीजें हैं, वो हम जो है SSP के माध्यम से वहां पर कर सकते हैं और सारी चीजों तथ्यों के साथ वहां पर रखनी पड़ेगी और सारे नकाबपोश उनके अकॉर्डिंग जो है उनका कहना है कि हम इनको जो है अंदर भिजवाएंगे। और अब चलिए आगे बात देहरादून की करते हैं। देहरादून के अलग अलग स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के एक समूह ने राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बच्चों से पढ़ाई, समाज और देश से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और समाज के लिए सेवा की भावना भी पैदा करना है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि देहरादून को पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और इस पहचान को बनाए रखने में यहाँ के स्कूलों और शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हो चुका है। आरोपी अभ्यर्थी खालिद की बहन साबिया को अरेस्ट किया गया है। मददगार की तलाश में जुटी पुलिस की टीम खालिद के नजदीक है और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से यूके SSC का पेपर लीक हुआ, उस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है खालिद, उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि खालिद की बहन साबिया को अरेस्ट किया गया है। साथ ही बता दें कि मददगार की तलाश में भी पुलिस जुटी है और पुलिस का यह भी कहना है कि जल्दी खालिद की भी गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे में देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो पुलिस की टीम लगातार इसको लेकर एक्शन में नजर आ रही है और यही वजह है कि आप सबसे पहले खालिद की बहन की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको की पेपर सॉल्व करने के लिए मैसेज किया था खालिद ने, वो पेपर सेट भेजा था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो वही अब आखिरकार खालिद की बहन को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस काफी एक्शन में नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बेरोजगार संघ की तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिरकार प्रदेश में ये किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो पेपर लीक का जो विवाद है वो फिलहाल अब बढ़ता ही जा रहा है। बेरोजगार संघ ने इस बात पर धरना दिया कि रात भर परेड ग्राउंड में वो रुके हैं। सरकार के मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं और इसकी जांच चल रही है। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि मामले की लगातार निगरानी हो रही है। 5 टीम इसमें बनाई गई है, जो कि ये जो 5-5 टीमें हैं वो अलग अलग जाकर कार्रवाई कर रही है। अगर किसी की भी गलती या संलिप्तता मिलेगी तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में, जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, STF और साइबर सेल की इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा। उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
तो बीजेपी विधायक खजानदास ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और वो पेपर लीक मामले में गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को बदनाम करने की कुछ लोगों ने परीक्षा शुरू होने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर बाहर भेजे हैं, जिसकी जांच जारी है। खजानदास ने पिछले 3 सालों में धामी सरकार की ईमानदारी और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौरान 25,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, इनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। यूके SSC पेपर को लेकर के एक भ्रामक रिपोर्ट आई है और जिससे कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 3 पेज स्क्रीनशॉट लेकर के 35 मिनट बाद उसको आउट किया गया है, जो चिंताजनक विषय है। और इस ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धामी जी का नकल विरोधी कानून किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये षड्यंत्र हमारे विपक्ष के लोगों का है, जो सरकार को बदनाम करना चाहती है, किंतु उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते हैं। उधर ऋषिकेश कैंपस के छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए मानसी सती, उपाध्यक्ष पद के लिए आयुषा तड़ियाल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए नित्यानंद राय को मैदान में उतारा। ये घोषणा कांग्रेस भवन रेलवे रोड ऋषिकेश में हुई है, जहां पर NSUI के नेताओं ने कहा है कि उनका पैनल छात्रों की समस्याओं को पूरी ईमानदारी से उठाएगा और शिक्षा से जुड़ी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश भी करेगा। उनका यह भी कहना है कि वो सिर्फ चुनाव जीतने नहीं, बल्कि छात्रों की भलाई के लिए काम करने आए हैं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि बाकी छात्र संगठन सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन असल में छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। भाई आज किस प्रकार से यहाँ पे जो छात्र संघ चुनाव में किन पदों के लिए कैंडिडेट की जो है सूची जारी की है? देखिए, आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे प्रदेश प्रभारी सौरभ यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी जी द्वारा हमें 3 पदों पर संस्तुति दी गई है टिकट में, जिसमें हमारे पे अध्यक्ष पद पे मानसी सती जी, उपाध्यक्ष पद पे आयुष तड़ियाल जी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास नित्यानंद रॉय पे हमें 3 टिकट आज हमने यहाँ घोषणा की है। हमें अभी तो पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से कॉलेज में चुनाव जीत के आएंगे। हमारा पूरा पैनल कॉलेज में चुनाव जीतेगा। आज हमने कुछ टिकट करे हैं, कुछ टिकट हमारे कल भी होने हैं, जिसमें हम सेक्रेटरी और हमारी जो ट्रेजरर है कोषाध्यक्ष, उस पद पे भी हम कल टिकट करेंगे और इसी मजबूती के साथ हम आगे आपको कॉलेज में भी दिखेंगे और NSA का परचम कॉलेज में लहरा के दिखाएंगे। तो उधर GST दरों में कटौती को लेकर दोनों बड़ी पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आए। बीजेपी ने इसे एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा है कि इससे आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो वहीं कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने पहले ज्यादा टैक्स वसूला और अब इसे बचत का जश्न बताकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कितने कमाल की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो मुख्य सेवक है। जब वो सड़क पे उतरेंगे तो अधिकारी और मंत्री भी उतरेंगे। और साथ ही जब GST की बात करते हैं तो बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ की उगाही करी और अब कर रहे हैं कि बचत योजना ला रहे हैं, इसमें 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी, यानी कि अगले 10 साल भी ये योजना चली तो मात्र 25 लाख की बचत। तो जो चोरी करी है ना, वो जरूर जाकर दुकानदारों को बताए, और जो MSME को लूट दिया, जिन्होंने रोजगार लोगों को दिया, उनके बारे में भी वो समझाए जरा। अब केवल इतनी सी बात है कि जनता के बीच में अपने लोगों को उतारने के लिए कम से कम कोई बहाना तो मिला, वरना ये तो AC के कमरे में बैठकर अपनी अदा में फिदा रहते हैं। तो सच्चाई है कि जनता पूछेगी सवाल कि इतने साल हमें क्यों किया त्रस्त और इस गब्बर सिंह टैक्स को पीछे क्यों नहीं लिया गया। देखिए, GST की तो कांग्रेस हमेशा विरोधी रही है। GST जब प्रारंभ हुआ तब भी इनके द्वारा विरोध किया गया, सदन के अंदर विरोध किया गया। वो ठीक है कि बाद में सर्वसम्मत का प्रयास किया, नहीं को राज्य ने समर्थन किया। अब GST 2 जो आया है ये उपभोक्ता के हित में है और भारतीय जनता पार्टी ने GST 2 के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए
हम लोग प्रत्येक व्यापारी तक जा रहे हैं, उपभोक्ता तक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। बीजेपी से देश की आर्थिक सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की बात आखिरकार 8 साल बाद मानी है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना है कि जीएसटी से आम आदमी, व्यापारी और उद्योगपति सब परेशान हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश में बहुत पैसा बर्बाद करने के बाद अब बीजेपी को याद आया है कि सामान सस्ता करना है। मैं भी बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। राहुल गांधी की बात अंतोगत्वा 8 साल बाद मानी। 2017 में जब वो जीएसटी लगा रहे थे, रात को 12 बजे उन्होंने पूरी संसद का सत्र विशेष बुला करके जिस प्रकार से जीएसटी के बारे में दावे किए, वो सारे खोखले साबित हुए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का उन्होंने काम कर दिया। पूरे देश का जो अर्थतंत्र था वो पटरी से उतारने का काम उन्होंने कर दिया। जीएसटी से आम आदमी तो दुखी हुआ ही हुआ, व्यापारी भी दुख हुए, उद्योगपति भी दुखी हुए। सारे देश के अंदर 55 लाख करोड़ रुपया 8 सालों में जनता की गाड़ी कमाई का उनकी जेबों में डाका डालने के बाद आज उन्हें होश आ रही है कि हमको आटा सस्ता करना है, हमको माचिस सस्ती करनी है, हमको टूथपेस्ट सस्ता करना है। कल स्वयं ही अपने मुखारबिंद से राष्ट्र के नाम संबोधन में वो बता रहे थे कि 8 साल तक उन्होंने इस देश के लोगों को तड़पा दिया, छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पा दिया, तरसा दिया। और 8 साल बाद जब वोट चोरी का नारा पूरे देश में बुलंद हो रहा है और लोगों को पता लग रहा है कि उनकी किसी नीति के कारण उनको वोट नहीं मिल रहा था, वोट चोरी से वो सत्ता में बने हुए थे, ये जब देश की जनता को पता लग रहा, तो अब जनता को कह रहे हैं कि आप उत्सव मनाइए, जीएसटी छूट का उत्सव मनाइए। 8 साल तक आपने मातम मनवा दिया पूरे देश के अंदर और अब आप उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि आपको आखिर में राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ती है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में भारी बारिश के कारण बंद हुई सड़कों, टूटे हुए पुलों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीण इलाकों की सड़कें, पुल ठीक हो सकें। इतना नहीं, लोगों को आने जाने में आसानी हो। अधिकारियों ने भी बताया है कि अभी प्रदेश में करीब 90 ऐसी सड़कें हैं, इनमें से 70 गढ़वाल इलाके में और 19 कुमाऊं इलाके में हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए गढ़वाल में 104, कुमाऊं में 63 जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। मंत्री ने मसूरी क्षेत्र में हुई बारिश से हुए नुकसान की भी समीक्षा की और लोक निर्माण विभाग को टूटे हुए पुल, सड़कों की मरम्मत जल्द करने को कहा। उधर सरकार ने जीएसटी की दरें बदली हैं, जो कि सोमवार से लागू हो गई हैं। रुद्रपुर की अगर बात करें तो इस बदलाव से व्यापारी और ग्राहकों दोनों में ही खुशी देखने को मिली है। गुरुमा इंटरप्राइजेज जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर भी साप्ताहिक बंदी के बावजूद अच्छी भीड़ देखने को मिली थी। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने भी यहां पर आकर व्यापारियों और ग्राहकों से बात की और उन्हें गुलाब का फूल भी भेंट किया है। उन्होंने कहा कि 5% और 18% की जीएसटी लगेगी, जिससे कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, खासकर के मध्यम वर्ग को इससे काफी फायदा भी मिलेगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्योहारी तोहफा भी बताया है। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी कि देश की जनता को नेक्स्ट जनरेशन की जो जीएसटी है उसका लाभ देंगे और ये जो त्योहारी सीजन आ रहा है, जो दीपावली, दशहरा आ रहा है, इसका एक तोहफा दिया जाएगा और वह तोहफा आज 22 सितंबर से आम जनता को मिलना आरंभ हो गया है। हर जगह इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पहले 28, 18 और 5% इस प्रकार के स्लैब हुआ करते थे, अब केवल 5 और 18 हो गए। अधिकांश ऐसी चीजें जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की हैं वो 18 से 5 में कर दी गई है। लगभग 99% चीजें 5 में कर दी गई। बहुत सारी चीजें 5% से 0 पर ले आई गई हैं और साथ ही साथ 28 का जो स्लैब खत्म हुआ, उस 28 के स्लैब को भी अधिकांश चीजों को 18% में मर्ज कर दिया गया है। आज हम एक यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक का जो बहुत सुप्रसिद्ध जो शोरूम, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस खुशी के साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कस्टमर को प्रोडक्ट हमारा 30,000, 35,000, 40,000 रुपए मिलता था, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं 10% का इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट साबित हुआ है। ये कस्टमर्स के लिए दिवाली त्योहार का टाइम, ये डबल दिवाली हो गई इस बार हमारी, बिकॉज यहाँ पे हर कंपनी अपना जो प्रोडक्ट देती थी, प्राइस देती थी, उसमें कुछ ना कुछ कटौती या स्कीम्स प्रोवाइड कराती थी अपने ग्राहक के लिए।
साथ साथ ही यहाँ जीएसटी का जो तोहफा मिला है हमें, अब एक प्रोडक्ट जो हमारे रूटीन में सेल हो रहा था, मान लीजिए एलईडी टीवी है या एयर कंडीशनिंग है जिसपे 28% जीएसटी होता था, इन प्रोडक्ट्स पे जो प्राइसिंग का गैप आया है वो इतना बेहतरीन गैप आया है कि विंडो एसी लेने वाला कस्टमर आज स्प्लिट एसी ले रहा है, 32 इंचेस का टीवी लेने वाला कस्टमर आज 43 इंचेस पे जा रहा है। और जो प्रीमियम सेगमेंट के हमारे टीवीज थे जो 1-1 लाख रुपए की कॉस्ट करते थे, उन पे भी 15-15 हजार रुपए का डिफरेंस जीएसटी प्लस दिवाली स्कीम की वजह से इम्पैक्ट आ गया अभी। तो उत्तराखंड सरकार साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने भी बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश की 25वीं सालगिरह पर 2 नवंबर को आदि कैलाश से हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन शुरू होगी और इस मैराथन का मकसद एडवेंचर टूरिज्म और साथ ही होम स्टे को बढ़ावा देना है। अब तक 75 लोग इस मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इस आयोजन में भारतीय तिब्बती सीमा पुलिस भी इस दौरान मदद कर रही है। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक तो 25वीं वर्षगांठ है हमारे राज्य स्थापना दिवस की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे तो प्रदेश में हम लोग पहली बार एक हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खैर इसकी घोषणा तो पूर्व में हो ही चुकी है, लेकिन 2 नवंबर को हमारा आदि कैलाश से ये हाई अल्ट्रा जो एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नवंबर को ये कार्यक्रम है और इसका प्रोमो रन जो है 21 तारीख को स्टार्ट होगा। वो आपके सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री आवास से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसका उद्देश्य एक तो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी होम स्टेज हैं उस वैलीज में उसको प्रमोट करना। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश यहां पर निर्दोष होने की कामना करते हैं। 2016 के एक स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने हरीश रावत को इस महीने अपने दफ्तर आने और आवाज के नमूने देने के लिए नोटिस भेजा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस नोटिस को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हरीश रावत को ऐसा नोटिस मिला है। अगर वो सच में निर्दोष हैं तो सीबीआई दफ्तर जाकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। केवल सीबीआई का नोटिस उनको विधानसभा चुनाव में देखा गया है। पिछली बार से अब तक लगभग 5-7 बार उनको नोटिस मिल चुके हैं और वो हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि सीबीआई के पास जाकर वो निर्दोष साबित हो। लेकिन इस प्रकार का राजनीतिक इशू बनाना, आखिर स्टिंग का सब लोगों ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा, उनकी आवाज नहीं होगी तो सीधी बात है कि भाई वो असत्य है। लेकिन अगर जांच की मांग भी उन्होंने की, जांच कराने वाले भी उन्हीं के दल में है, तो जो जांच है तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी। चलिए आगे बात ऋषिकेश की करते हैं, जहां पर नवरात्र के पहले दिन थूक जिहाद का मामला सामने आया है। मामला संज्ञान में आते ही हिंदू संगठन भड़क गए। हिंदू संगठनों ने यहां पर देहरादून रोड पर एक जूस कॉर्नर के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस को बुलाया और जूस सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर हिंदू संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि समुदाय विशेष के लोग उत्तराखंड में जिहाद चला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र सेना संगठन के द्वारा ये एक जो व्यापार है, स्वास्थ्य जिहाद व्यापार जिसे बोलते हैं, वो पकड़ा गया है। ये लड़कों को पकड़ा गया है। ये क्या है आप समझना, बहुत बड़ा एक जिहाद ही बोल सकते हैं इसको। एक बहुत बड़ी तादाद में ये दिल्ली जूस सेंटर पूरे शहर में हर कोने कोने में दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई नाम नहीं पूछता, कोई नाम नहीं पूछता। कोई ये नहीं देखता कि इतने बड़े बड़े टेबल लगा दिए जूस के, दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पी रहे हैं। आप समझना, आप अपने बच्चों को, आप अपने बुजुर्ग लोगों को, आज लोग बीमारी से पीड़ित हैं, जूस वाले के पास आते हैं कि कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन ये नहीं देखते कि वो बना क्या रहा है, डाल क्या रहा है, वो कौन सा एसेंस डाल रहा है, क्या सही में फ्रूट, इतने महंगे महंगे अनार के फ्रूट्स में कैसे आप 1 किलो 80 रुपए में पी लोगे, कैसे 60 रुपए में पी लोगे, कैसे 120 रुपए पी नहीं सकते जब कुछ उसमें जूस ही नहीं होगा। लेकिन क्या है, वो जो टेबल इतने बड़े हैं उसके पीछे कैसा एसेंस मिलाए जा रहे हैं। ये नवरात्रे में आज कई सारी घटनाएं हमने देख ली। ये भौगोलिक परिस्थितियां इस उत्तराखंड की देवभूमि की बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। यहाँ लोग, लेकिन हम। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।